नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। महाराष्ट्र चुनाव में इस समय चुनाव के कारण यानी सियासी सरगर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। चुनावी माहौल बना हुआ है और नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का दौर तो चल ही रहा है। कांग्रेस नेताओं ने अब वहां पर अपनी मुहिम एकदम तेज कर दी है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तमाम नेता अब इस समय महाराष्ट्र में ही अब डेरा जमाए हुए हैं। लगातार वहां पर अब सभाएं हो रही हैं और 18 तारीख तक यानी 20 तारीख को मतदान है और उसके पहले 18 को जब चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा उसके पहले तक कांग्रेस काफी सारी सभाएं महाराष्ट्र में करने के लिए उसने पूरा दम लगा दिया है। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र में मोदी और योगी, बीजेपी के इन दोनों बड़े नेताओं पर बड़ी चोट पड़ी है और चोट लगाने वाले एक तरफ है महाविकास आघाड़ी के नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, उद्धव ठाकरे और वहीं दूसरी तरफ महायुति के नेता यानी अशोक चौहान, अजित पवार, पंकजा मुंडे, ये सारे नेता जो महायुति के हैं, जो बीजेपी के हैं, जो एनसीपी के हैं, ये लोग भी अब मोदी और योगी पर चोट कर रहे हैं। महाराष्ट्र में इस समय जो माहौल बना हुआ है उसमें बीजेपी बहुत कोशिश कर रही है कि वो किसी भी तरह अपनी सत्ता को फिर से बचा ले। तमाम लोक लुभावन घोषणाएं वहां पर बीजेपी कर रही है। मोदी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। 16 तारीख को मोदी वहां पर मेरा बूथ कार्यक्रम भी करने वाले हैं, जिसमें वो मेरा बूथ मेरा कार्यकर्ता, जिसमें वो अपने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करेंगे कि बूथ का मैनेजमेंट अच्छे से हो और हरियाणा जैसे नतीजे बीजेपी को महाराष्ट्र में भी देखने मिल जाए, इसकी उम्मीद मोदी कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में इस बार खेल जो है वो पलटता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस का एक आंतरिक सर्वे भी हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी जो है वो आसानी से बहुमत का आंकड़ा पार कर रही है। और इस बीच उद्धव ठाकरे ने भी ये कह दिया है कि हमें सीएम फेस की अभी से कोई डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं, जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी, जैसा शरद पवार ने कहा है कि जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी वो सीएम फेस उसका हो जाएगा। और खास करके मोदी को इस बारे में परवाह करने की जरूरत नहीं। उन्होंने साफ साफ मोदी जी के लिए भी बड़ा संदेश दे दिया है। उधर शरद पवार इस उम्र में भी लगातार सभाएं कर रहे हैं और उनकी सभाओं में जो भीड़ उमड़ रही है उससे नजर आ रहा है कि लोग जो हैं अभी भी शरद पवार के लिए काफी श्रद्धा रखते हैं और उनका अभी भी रुतबा वहां पर कायम है। और शायद शरद पवार के इस रुतबे का थोड़ा सा इस्तेमाल जो है वो अजित पवार भी करना चाह रहे थे, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने उनको इस पर भी फटकार लगा दी। पहले आप जानते हैं कि उनको चुनाव चिन्ह जो घड़ी का निशान है उस पर तो कहा ही था कि भाई आप इसके नीचे डिस्क्लेमर लगाइए, और अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप अपने पैरों पर खड़े हो जाइए, आपको क्या जरूरत है, आप क्यों ये चाह रहे हैं कि शरद पवार की जो तस्वीर है या उनका वीडियो जो है वो आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से इधर शरद पवार के नाम पर अजित पवार को झटका मिल गया है। उधर अजित पवार बार बार ये मोदी और योगी को बता रहे हैं कि आपका बटेंगे कटेंगे वाला नारा या आपकी विभाजनकारी राजनीति वो हमारे काम की नहीं है और हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते। अजित पवार तो खैर एनसीपी से आए हैं, उनकी सोच स्वाभाविक है, लेकिन बीजेपी की जो नेता रही हैं, नेता हैं, एमएलसी हैं पंकजा मुंडे, गोपीनाथ मुंडे की बेटी, उन्होंने भी साफ साफ आज ये कह दिया कि मैं इसी पार्टी की हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने नेता की हर बात से सहमत हो, हमें बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे नहीं चाहिए। और वहीं कांग्रेस से बीजेपी में गए अशोक चौहान ने भी अब बोल दिया है कि बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे को उनका कोई समर्थन नहीं, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि ऐसे नारे महाराष्ट्र में लगे। तो जिस तरीके से अब महायुति के जो नेता हैं वो बैकफुट पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं और महाविकास आघाड़ी के जो नेता बात कर रहे हैं उसी सुर में वो लोग भी अब बात कर रहे हैं, उससे समझ में आ रहा है कि महायुति में जो दरार है वो काफी बड़ी हो चुकी है और इस दरार की जो चोट है वो सीधे सीधे मोदी और योगी पर लग रही है। उधर राहुल गांधी भी अब मोदी की पोल खोल रहे हैं। आज उन्होंने संविधान को लेकर बड़ा दावा किया। आप जानते हैं कि राहुल गांधी हमेशा अपनी कई रैलियों में जो वो संविधान की लाल किताब दिखाते हैं उसको लेकर अभी पिछले दिनों बीजेपी ने ये झूठ फैला दिया कि वो जो लाल किताब दिखाते हैं उसके अंदर जो पन्ने हैं वो खाली हैं, उसमें कुछ नहीं है, वो संविधान गलत है, वो संविधान चाइना का है। ऐसे तमाम झूठ बीजेपी की तरफ से फैलाए गए। हालांकि इनका भी दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। खड़गे जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया, दिखा दिया कि रामनाथ कोविंद को कैसे मोदी वही लाल किताब वाला, लाल रंग वाला संविधान भेंट कर रहे हैं। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनको साफ साफ बता दिया था कि संविधान के बारे में आप बात ना करें तो ही बेहतर। उधर आज राहुल गांधी ने एक बड़ा आरोप या बड़ा दावा ये किया है, मोदी की एक बड़ी पोल ये खोल दी है
कि मोदी ने संविधान पढ़ा ही नहीं, इसीलिए उनके लिए संविधान के पन्ने जो है वो खाली है। तो मोदी और योगी पर महाराष्ट्र में जो चोट पड़ रही है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि यहाँ का जो सियासी खेल, यहाँ का जो चुनावी खेल है, वो पूरी तरह से अब बीजेपी के हाथों से निकल चुका है। अब बीजेपी जैसे पहले उसके हाथों में जो उंगलियों में डोर बंधी रहती थी और वो सोचती थी कि मैं जिसको जैसे चाहे नचा लूं, लेकिन अब न मोदी ये काम कर पा रहे हैं, न योगी ये काम कर पा रहे हैं। और जब मोदी और योगी पर ये जो चोट पड़ी है, इसके बाद क्या महाराष्ट्र में अब महाविकास आघाड़ी, जिसको पहले से ही क्लियर मेजोरिटी की ओर बढ़ता हुआ बताया जा रहा था, क्या अब वो आसान जीत दर्ज कर लेगी? आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, इधर हम आज अभी पूरे देश में हम देख रहे हैं कि सियासी सरगर्मी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। राजस्थान में टोंक में एक अलग मामला चल रहा है, यूपी में जिस तरह से प्रयागराज में अब छात्रों पर पुलिस जो है अब लाठी बरसा रही है, या जो छात्रों का आंदोलन जो है उसको रोकने की कोशिश कर रही है, उसको लेकर बवाल मचा हुआ है। उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। उधर आज महाराष्ट्र में अब जिस तरीके से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इमरान प्रतापगढ़ी और भी सचिन पायलट, बीजेपी के खिलाफ ये सारे जो कांग्रेस नेता अब रैलियां करने निकल गए हैं और अपनी रैलियों में चुन चुन कर वो ऐसी बातों का जवाब दे रहे हैं जिनके बारे में अब तक बीजेपी ने बहुत सारे झूठ फैलाए थे। उन बातों का अब कांग्रेसी जो है वो खुलासा कर रहे हैं और बिल्कुल आक्रामक होकर अब खेल रहे हैं। ऐसे में आप क्या देखते हैं कि क्या अभी जो महाराष्ट्र में मोदी और योगी पर जो चोट पड़ रही है, हम जिस बारे में बात कर रहे हैं, यानी एक तरफ अजित पवार, पंकजा मुंडे, अशोक चौहान, नवाब मलिक, उनका नाम भी हम कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने साफ साफ बोल दिया कि मैं मोदी का नहीं, मैं तो अजित पवार के लिए, उनके लिए काम कर रहा हूं, उनके लिए लड़ रहा हूं। ये जो साफ साफ उन्होंने बोल दिया, ये महायुति में जो दरार है, क्या ये जो दरार है मोदी और योगी को फंसा चुकी है और अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इससे कैसे निकले? देखिए समिता जी, मुझे लगता है कि समझ तो चुके हैं, मोदी और योगी दोनों की महायुति में दरार पड़ गई है और ये दरार अब एक तरीके से कहा जाए भारतीय जनता पार्टी को बहुत महंगी पड़ने वाली है। और उधर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हैं, उनसे भी ये साफ समझा सकता है कि मोदी योगी बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, यानी कि भाजपा महाराष्ट्र में ज़बरदस्त तरीके से फंसी हुई है। दूसरी बात समिता जी ये है कि अब वायनाड में चुनाव हो चुका, वहाँ वोटिंग हो चुकी, झारखंड की भी 43 सीटों पर वोटिंग हो चुकी, यानी अब सारा जोर जो है वो महाराष्ट्र पर होगा। और अभी तक जो कहा जा रहा था कि राहुल गांधी समय नहीं दे रहे हैं, कम समय दे रहे हैं या है, तो अब वो समय भी महाराष्ट्र में पूरा दिया जाएगा और प्रियंका गांधी भी अब समय देंगी महाराष्ट्र झारखंड दोनों जगह, और मल्लिकार्जुन खड़गे तो समय दे ही रहे हैं। यानी कांग्रेस अब वहाँ एकजुट होकर, और बाकी जो वहाँ के क्षेत्रीय दल हैं, खासतौर से शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार, ये मजबूती के साथ डटे हुए हैं ही। तो अब वहाँ इंडिया गठबंधन एक तरह से कहा जाए वो ज़बरदस्त तरीके से प्रहार करेगा भारतीय जनता पार्टी पर, और वहाँ चुनाव सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी बनाम इंडिया गठबंधन यानी महाविकास आघाड़ी है समिता जी। वहाँ अजीत पवार या एकनाथ शिंदे का कोई रोल बचा नहीं है किसी तरीके से। इन दोनों के रोल तो खुद बीजेपी ने समाप्त कर दिए। अब जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के पास ये था मसला कि वो महाराष्ट्र में अगर चुनाव लड़े तो लड़े किस मुद्दे पर, तो उसके सामने मुद्दा यही था कि भाई हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ा जाए, बटोगे तो कटोगे पे लड़ा जाए, एक है तो सेफ है पे लड़ा जाए। लेकिन महाराष्ट्र की बीजेपी यानी महाराष्ट्र के जो बीजेपी के नेता हैं वो खुद नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ की इन नीतियों से सहमत दिखाई नहीं पड़ रहे हैं और इसके खिलाफ वहाँ से आवाज़ें उठ रही हैं। जैसा कि आपने जिक्र किया कि पहले तो अजीत पवार जो थे वो खुलकर सामने आए, वो भाजपा में नहीं है, लेकिन भाजपा के सहयोगी दल हैं, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो पहले तो सहयोगी दलों की तरफ से ये आवाज़ें आई कि ये बटोगे तो कटोगे, ये सब महाराष्ट्र में नहीं चलेगा और ये आपका काम यहाँ नहीं चल सकता और आपको यहाँ से वापस जाना पड़ेगा। यानी एक तरीके से अजीत पवार ने साफ कह दिया कि योगी जी और मोदी जी आप यहाँ से वापस जाइए, महाराष्ट्र में आपकी कोई काम नहीं है। अजीत पवार ने यहाँ तक कह दिया कि नरेंद्र मोदी की जनसभाओं की कोई आवश्यकता नहीं है बारामती में या उनके कैंडिडेट्स के लिए। नवाब मलिक ने, जैसा आपने बताया, कि साफ कह दिया भाई हम तो अजीत पवार के लिए काम कर रहे हैं, मोदी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। और अजीत पवार ने साफ कह दिया हम तो नवाब मलिक के लिए जाएंगे, उनके प्रचार करेंगे, हमारे कैंडिडेट हैं, महायुति के कैंडिडेट हैं, हम तो उसके लिए प्रचार करेंगे। और उनको कैसे अभी से दोषी ठहराया जा सकता है जब उनको खिलाफ अदालत ने कोई उनको दोषी नहीं ठहराया है, तो उन पर कोई आरोप कैसे लगाए जा सकते हैं। ये सारी बातें जिस तरीके से आई समिता जी, उससे ये साफ जाहिर हो गया कि ये बटोगे तो कटोगे जो है ये सब चलने वाला नहीं है। अब जो नया नाम इसमें जुड़ा है समिता जी, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पंकजा मुंडे का।
मंत्री भी नहीं है और एमएलसी है भारतीय जनता पार्टी की। और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है सुमित्रा जी कि गोपीनाथ मुंडे की वो बेटी हैं। गोपीनाथ मुंडे बीजेपी के महाराष्ट्र में सबसे बड़े ओबीसी नेता समझे जाते थे। एक समय में वहाँ के मुख्यमंत्री के दावेदार वही हुआ करते थे। देवेंद्र फडणवीस का तब कोई नाम भी नहीं जानता था जब गोपीनाथ मुंडे थे। और नरेंद्र मोदी भी गोपीनाथ मुंडे के सामने छोटे नेता हुआ करते थे। उन गोपीनाथ मुंडे की पुत्री हैं पंकजा मुंडे। और भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में बनाने वाले जो दो नेता कहे जाते हैं, प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे, ये जोड़ी जो थी उसने भाजपा को महाराष्ट्र में बनाया था। तो उस जोड़ी में से एक की बेटी पंकजा मुंडे है। और पंकजा मुंडे ने जिस तरीके से साफ कहा है कि मैं अगर उस पार्टी में हूं तो साहब मेरे पार्टी के नेता कह रहे हैं तो मैं उस बात को मान लूं, ये नहीं हो सकता। और महाराष्ट्र में इसकी कोई जगह नहीं है। यानी योगी और मोदी की जरूरत बीजेपी महाराष्ट्र में स्वीकार नहीं कर रही है। सीधे सीधे पंकजा मुंडे का कहना यह है कि योगी और मोदी की महाराष्ट्र में कोई आवश्यकता नहीं है और यहाँ की भाजपा अपना काम खुद करेगी। और सर मित्रा जी, एक तरीके से देखा जाए देवेंद्र फडणवीस हालांकि बहुत फड़फड़ा रहे हैं आजकल, और उन्होंने ओबीसी को लेकर जिस तरीके से ओबीसी को लेकर जो भी बातें कही हैं, पता नहीं ओबीसी के लिए कहा कि ओबीसी के लिए कहा, जिसके लिए भी उन्होंने कहा वो जाने, उनका काम जाने। क्योंकि नाना पटोले तो कह रहे हैं कि उन्होंने ओबीसी के लिए कहा, आप शब्दों का इस्तेमाल किया, तो ओबीसी के लिए किया आप शब्दों का इस्तेमाल, चाहे ओवैसी के लिए किया। लेकिन जिन शब्दों का इस्तेमाल करके वो फड़फड़ा रहे थे ज़्यादातर, वो भी जो है एक तरह से कहा जाए अब इसको आगे ले जाना नहीं चाहते। और उनके नेतृत्व में ही वहाँ की भाजपा ने तय कर लिया था कि महाराष्ट्र का सारा काम देवेंद्र फडणवीस देखेंगे, दिल्ली का इसमें दखल नहीं होगा। ये चीज़ें वहाँ तय होंगी। यानी कि दिल्ली का दखल जो है मानने के लिए तैयार नहीं है महाराष्ट्र की बीजेपी। तो ये बीजेपी में दो फांक एक तरीके से होती हुई महाराष्ट्र में साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। नरेंद्र मोदी वहाँ जा रहे हैं, अपनी बातें वही कर रहे हैं जो उनको करनी है। योगी आदित्यनाथ गए थे, वहाँ भी उनके वही पोस्टर लगे थे। लेकिन अब बुलडोज़र पर जिस तरीके से फैसला आ गया है और जिस तरीके से मदरसों पर फैसला आया, जिस तरीके से एमयू पर फैसला आया, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सांप्रदायिक एजेंडे की हवा निकल गई है। महाविकास अघाड़ी तो था ही भारतीय जनता पार्टी को चोट देने के लिए। अब भाजपा के अपने जो हैं वो इस पर उतर आए हैं बीजेपी के नेताओं के खिलाफ। और जो उद्धव गुट की जो नेता हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने आज सुबह कहा है कि ये तो खुद ही जो थे वो आपस में बट गए, बटोए, दूसरों को बांटने की बात करने वाले, ये आपस में बटे हुए दिखाई पड़ रहे हैं मित्रा जी। जी, बहुत मार्के की बात है कि जो दूसरों को वो डरा रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, और अभी वो लोग खुद ही बटे हुए हैं। और उसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं कि किस तरह मोदी और योगी को अब बाहर से तो जो चोट पड़ रही थी वो अलग ही है, लेकिन अब भीतर से भी चोट पड़ रही है। और अगर ये केवल होता है कि कांग्रेस से आए अशोक चौहान या एनसीपी से अलग हुए अजित पवार जो अपना दूसरा गुट बना चुके हैं, अगर वो लोग ऐसी बात बोलते केवल, तब भी ये बात समझ में आती। लेकिन पंकजा मुंडे का ऐसा बोलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हमने देखा भी था, मुझे अगर सही में हूँ, मुझे वाकया याद आ रहा है कि पंकजा मुंडे जब हार गई थी चुनाव, तो उनके एक समर्थक ने खुद को जलाने की भी कोशिश की। मतलब जैसा आप बता रहे हैं कि गोपीनाथ मुंडे वाकई बहुत बड़ा नाम और महाराष्ट्र में उनकी बहुत ज्यादा इज्जत, खासतौर पर बीजेपी को खड़ा करने के लिए। अब दोनों ही नेता नहीं है और प्रमोद महाजन का इस तरह से कोई वारिस इस समय चुनावी मैदान में नहीं, लेकिन पंकजा मुंडे तो बिल्कुल राजनीति में सक्रिय है। और अगर वो ऐसी बात बोल रही हैं तो जाहिर है इसका जो संदेश है ग्रास रूट लेवल पर जो बीजेपी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उन पर उसका संदेश जो है वो गहरा पड़ेगा। और वो भी मोदी और योगी की बात से अगर किनारा कर लेंगे तो फिर किस तरह मोदी का ये जो अब जो अगला एजेंडा है कि वो मेरा बूथ मेरा कार्यकर्ता वाला एक वो जो कार्यक्रम जो चलाने वाले हैं, उस कार्यक्रम में अब क्या होगा ये भी देखना होगा। बहरहाल वो कार्यक्रम है 16 तारीख को, और 16 तारीख से ही 18 तारीख मेरा ख्याल है मोदी जो है 3 देशों की यात्रा पर भी निकल रहे हैं। और ये हरियाणा चुनाव के पहले भी वो इसी तरह से निकल गए थे, लेकिन अब जो है तब तो चुनाव जीत गए और हरियाणा में जो भी फैक्टर काम कर रहे होंगे। लेकिन महाराष्ट्र में अगर मोदी ये सोच रहे हैं कि चुनाव के 2-3 दिन पहले मैं चला जाऊं और आखिरी मतलब दौर के जो प्रचार है उसमें मैं ना रहूं, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हम जीत जाएंगे, तो यहाँ पर मोदी जो है मेरा ख्याल है अति आत्मविश्वास का शिकार हो सकते हैं। बहरहाल अभी हम जो बात कर रहे हैं कि मोदी और योगी भले उनको कितनी भी चोट पड़ रही है, उनका अपना एजेंडा जो है वो जारी है और वो लोग वही सारी बातें कर रहे हैं। मोदी अभी भी संविधान के नाम पर, आरक्षण विरोधी होने के नाम पर कांग्रेस को घेर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने आज नंदुरबार में जो रैली की और उसमें उन्होंने मोदी के लिए क्या कुछ कहा, संविधान को लेकर क्या कुछ कहा, अगर वो बाइट हमारे पास है तो हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं, फिर चर्चा आगे करते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं संविधान को पब्लिक मीटिंग में दिखाता हूं और
संविधान खाली है। संविधान उनके लिए खाली है क्योंकि उन्होंने ये संविधान जिंदगी में पढ़ा नहीं है। उनको कोई आइडिया नहीं कि इस किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी के लिए यह संविधान खाली है। वो कहते हैं कि लाल रंग का संविधान राहुल गांधी दिखाता है। देखिए इस पर क्या रंग है, नीला है, लाल है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर जो लिखा है उसकी हम रक्षा करते हैं, उसके लिए हम जान देने को तैयार हैं। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन जो संविधान की रक्षा कर रही है, अमरेंदु जी, यहाँ पर राहुल गांधी ने बहुत बड़ी बात कही है। अभी जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी को जब वो प्रधानमंत्री बनने का रास्ता उनके लिए साफ हुआ और वो संसद पहुंचे तो संविधान को उन्होंने माथे से लगाकर ये बताने की कोशिश की थी कि कांग्रेस जो दावा कर रही है कि हम संविधान बदल देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं, हम बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन एक ऐसी इज्जत है, अगर राहुल गांधी का दावा सही है कि आपने संविधान पढ़ा तक नहीं है, और इस दावे में काफी कुछ सच्चाई भी नजर आती है, क्योंकि जब इंडिया गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया तो नरेंद्र मोदी ने उसको भारत कहना शुरू कर दिया। जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि ये संघों का देश है तो उसको उनको संघ बोलने पर उनको आपत्ति हो जाती है। मतलब बहुत सारी बातें जो संविधान में वर्णित है, धर्मनिरपेक्ष शब्द को जिस तरीके से बीजेपी जो है उसको बार बार हटाने की कोशिश में लगी हुई है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर यह दिखता है कि मोदी को वाकई संविधान का कोई आइडिया नहीं है कि ये संविधान आखिर किस सोच से, किस विचार से बनाया गया है, इसमें कैसे भारत की परंपराओं को साथ लेते हुए उसको संरक्षित सुरक्षित रखते हुए उसको बनाया गया है, और किस तरह से उसमें एक विजन है आने वाले कई 100 सालों के लिए कि भारत जो है वो एकजुट होकर रहे अपनी तमाम विविधताओं को समेटे हुए। ये संविधान की सोच है और उसमें जो प्रावधान है उनमें इतना लचीलापन भी है कि कहीं अगर कोई दिक्कत होती है तो उसको बदला भी जा सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, उसके बाद भी संविधान को बदलने के लिए बीजेपी जिस तरह से आमादा दिखती है, मोदी जिस तरीके से लेकर संविधान के खिलाफ बातें जो करते रहते हैं, हालांकि बताते वो ये है कि मुझे संविधान की रक्षा करना है, और यहाँ पर राहुल गांधी ने जो चोट कर दी है, क्या कहेंगे उसके बाद? अब मोदी क्या राहुल गांधी पर ये इल्जाम लगाएंगे? क्योंकि जो इल्जाम वो लगा रहे थे राहुल गांधी ने तो खुद ही बता दिया कि ये तो खुद उन्होंने नहीं पढ़ा, इसलिए उनको पता ही नहीं कि इसके अंदर क्या है। अब देखिए सर मित्रा जी, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी का चैलेंज स्वीकार कर लेना चाहिए और बताना चाहिए कि उन्होंने संविधान पढ़ा है, और एक खुली बहस राहुल गांधी के साथ करने की संविधान क्या है और क्या नहीं है और कितने पन्ने हैं संविधान में, सब कुछ इस पर राहुल गांधी से एक बहस हो जाए। राहुल गांधी की बात सच इसलिए प्रतीत होती है सर मित्रा जी, चूँकि मोदी जी की डिग्रियों को लेकर बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं। हालांकि वो एक अलग विवाद का मसला है, डिग्रियों से बहुत सी चीज़ें तय नहीं होती हैं, पढ़ने लिखने के मामले में भी डिग्रियों से बहुत सी चीज़ें तय नहीं होती हैं। बहुत से डिग्री वाले जो है निपट मूर्ख होते हैं, बहुत से जो है बिना डिग्री वाले बहुत विद्वान हुआ करते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन अगर मोदी जी ने वास्तव में संविधान पढ़ा है और मोदी जी की वाकई संविधान के प्रति कोई आस्था है, तो फिर मोदी जी को राहुल गांधी से बहस की चुनौती स्वीकार कर लेनी चाहिए। लेकिन मोदी जी जिस संगठन से आते हैं सर मित्रा जी, जिसके वो प्रधान स्वयंसेवक हैं, उस संगठन की संविधान से दुश्मनी साफ तौर पर जाहिर है। जिस समय संविधान बन रहा था उसने संविधान का विरोध किया था, और मल्लिकार्जुन खड़गे का तो साफ साफ आरोप है कि आरएसएस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुतले जलाए थे जब ये संविधान लागू किया जा रहा था। इसका ना आरएसएस की तरफ से कोई खंडन मंडन आया है, ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई खंडन मंडन आया है कि आरएसएस ने पंडित नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर के पुतले नहीं जलाए थे, वो मनुस्मृति लागू करना नहीं चाहता था। ये अभी तक कोई किसी भी तरीके का नहीं आया, और अगर आता है तो फिर उस पर आगे बहस छिड़ जाएगी बीच चुनाव में। तो ये साफ तौर पे समझा जा सकता है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं और संविधान को लेकर जो बात कह रहे हैं, निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से बातें कर रहे हैं या अमित शाह जिस तरह की बातें कर रहे हैं संविधान को लेकर, उससे साफ जाहिर पड़ता है कि दोनों ने ही संविधान नहीं पढ़ा है। और अगर पढ़ा है तो फिर उनको बहस की चुनौती स्वीकार करनी चाहिए राहुल गांधी के साथ, और फिर बहस करनी चाहिए कि संविधान क्या कहता है और संविधान में क्या क्या बदला गया है, क्या क्या बदला जा सकता है, और संविधान की सीमाएँ क्या हैं, और
संविधान किस तरीके से पूज्य है, ये फिर उस पर बहस करनी चाहिए। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मित्रा जी संविधान को लेकर बहुत तगड़ी चोट जो है वो नरेंद्र मोदी पर की है। उनको जवाब दिया और कहा है कि आरक्षण जो था वो आपने लागू नहीं किया, आरक्षण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लागू किया जिस समय संविधान बन रहा था उसी समय, और हम इसको किसी भी हाल में ख़त्म नहीं होने देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी जो आरक्षण को ख़त्म करना चाहती है उसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज ज़बरदस्त प्रहार जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर किया है। तो अब मित्रा जी सब चाहे संविधान का मसला हो चाहे आरक्षण का मसला हो, ये इस चुनाव में भी बड़ा मुद्दा है। महाराष्ट्र में खासतौर से बड़ा मुद्दा है, देखना यह कि भारतीय जनता पार्टी इससे कैसे बाहर निकल पाती है। जी, संविधान जो है वो भारत में अनेकता में एकता का जो है वो सबसे बड़ा रक्षक है, और अगर संविधान पर चले तो फिर कोई एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे नारे देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मोदी को तो सबसे पहले यही बात समझनी चाहिए कि आप अपना शासन संविधान के हिसाब से करिए, फिर आपको कोई भी ऐसे नारे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना आदित्यनाथ योगी को उत्तर प्रदेश से बुलाकर महाराष्ट्र में ये नारे लगवाने पड़ेंगे कि बटोगे तो कटोगे। हालांकि ये नारा जो है महाराष्ट्र में बिल्कुल चल नहीं रहा है। उम्मीद ये थी बीजेपी को कि हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में इसके लिए बड़ी अच्छी जमीन तैयार हो गई है और इसका फायदा मिलेगा, और चुनाव शुरू होते उसके पहले ही पोस्टर्स भी लग गए थे कि बटोगे तो कटोगे, और योगी जी की फोटो के साथ बाकायदा ये पोस्टर्स लगे थे। लेकिन अब जिस तरीके का माहौल बन गया उसमें ऐसा लग रहा है कि अब धीरे धीरे बीजेपी के पोस्टर से योगी, मोदी और यहाँ तक कि देवेंद्र फडणवीस भी अगर गायब हो जाए तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि संघ जो है उसको अपने लिए सत्ता चाहिए। अब उसे ये मतलब नहीं होगा कि वहां पर चेहरा कौन होगा। जैसे आडवाणी जी को किनारे कर दिया संघ ने, तो उसे 2 मिनट नहीं लगेगा, वो मोदी, योगी, फडणवीस किसी को भी किनारे कर सकता है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल किनारे करने वाले दिख रहे हैं खुद बीजेपी और महायुति के नेता ही, और महायुति के नेताओं में अजित पवार जो है वो इस समय सबसे ज्यादा विवादास्पद नाम है। उनके बारे में अभी एक खबर मैं देख रही थी कि एक बीजेपी नेता ने बहुत मतलब ऑफ द रिकॉर्ड ये सारी बातें उन्होंने बोली हैं कि जब हमने उनको लाया तो वो चुने हुए थे, ऑलरेडी वो इलेक्टेड, मतलब वो विधायक थे, उनके पास और समर्थन था, संख्या बल था, तो वो आ गए। लेकिन अब जो है मुश्किल असली अब शुरू हुई है, क्योंकि अब अगर वो नहीं चुने जाएंगे तो फिर बीजेपी के लिए, महायुति के लिए मुश्किल हो जाएगी। और दिक्कत ये भी है कि अजित पवार को वो हिंदू मुस्लिम करके वोट नहीं पा सकते, ये बात भी तय है। उन्हें अपना अगर जीत हासिल करनी है तो उनको मुस्लिमों का भी वोट चाहिए, उनको ओबीसी का भी चाहिए, उनको क्रिश्चियंस का भी चाहिए, तमाम समुदायों पे वोट उनको चाहिए जो अभी तक शरद पवार के समर्थक हुआ करते थे। अब ऐसे में अमलेंदु जी सवाल ये है कि बीजेपी इस समय जैसा जो 288 सीटों का उसका जो सीटों का बंटवारा है, 149 पर लड़ रही है बीजेपी, अजित पवार लड़ रहे हैं 59 पर, शिंदे लड़ रहे हैं 81 पर, और आरपीआई, अठावले और युवा स्वाभिमान पार्टी, राष्ट्रीय समाज पक्ष और जन स्वराज पक्ष, ये सारे जो महायुति के छोटे छोटे घटक हैं, ये एक एक सीट पर लड़ रहे हैं। तो इनकी हार जीत से कोई खास फर्क नहीं पड़ना। लेकिन अजित पवार जो 59 सीटों पर लड़ रहे हैं, अगर उनको हार मिलती है, जैसा या वो खुद अपनी सीट हारते हैं और उनके बाकी विधायकों को भी अगर जैसा माना जा रहा है कि वोट ट्रांसफर होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी ने ही उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। ऐसे में क्या अजित पवार का जो भविष्य है वो पूरी तरह से आपको खतरे में दिखाई दे रहा है, क्योंकि इधर सुप्रीम कोर्ट भी बोल दिया कि भाई अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, और इधर जो हाल देख रहे हैं हम, बीजेपी के नेता भी ये नहीं मान रहे कि उनको साथ में अब रखना अच्छा होगा या उनको साथ रखने का कोई फायदा नहीं हुआ। ये लोकसभा चुनाव में भी जाहिर हो गया, ये वो मान रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए शर्मिष्ठा जी, निश्चित तौर पे अजीत पवार इस समय महायुति में सर्वाधिक संकटग्रस्त व्यक्ति हैं, और उसके बाद एकनाथ शिंदे संकटग्रस्त हैं, और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस संकटग्रस्त हैं। संकटग्रस्त तीनों हैं, महायुति के तीनों बड़े नेता जो समझे जा सकते हैं मुख्यमंत्री पद के दावेदार, तीनों संकटग्रस्त हैं। लेकिन सर्वाधिक संकटग्रस्त जो है, सबसे ज़्यादा संकटग्रस्त वो अजीत पवार हैं। और जिस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है कि आप अपने पैरों पर खड़े होइए, और आपको शरद पवार के फोटो की या उनके वीडियो की आवश्यकता क्यों है? जब आप इतने सक्षम हैं कि आप अपनी पार्टी बना सकते हैं, उनका चुनाव चिन्ह ले सकते हैं, तो अपने पैरों पर खड़े होइए, उनका सहारा मत लीजिए। तो ये उनको कहा गया। असल में दिक्कत यही है शर्मिष्ठा जी, जैसा आपने बताया कि जो बीजेपी के एक नेता ने कहा है कि वो जब आए थे तब तो ठीक है, उनके पास विधायक थे, जीत कर आए थे। आज संकट यही है कि क्या अजित पवार जीत कर आ पाते हैं कि नहीं आ पाते हैं, और अपने लोगों को लेकर आ पाते हैं कि नहीं आ पाते हैं। बीजेपी भी अजित पवार के साथ खेल कर रही है और अजित पवार भी बीजेपी के साथ खेल कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ खेल कर रहे हैं। बीजेपी खेल ये कर रही है कि उसने जो अपने लोग भेजे हैं अजित पवार की पार्टी में, एनसीपी में, उनको तो बीजेपी समर्थन दे रही है, बाकी सब जगह बीजेपी भितरघात कर रही है अजित पवार के साथ।
और अजीत पवार भी बीजेपी के साथ कर रहे हैं, तो यानी एकजुट नहीं है महायुति, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। इसी तरीके से एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के संबंध अच्छे नहीं हैं, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के संबंध अच्छे नहीं हैं, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के संबंध अच्छे नहीं हैं। तो ये जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, तो ये महायुति में आपस में टकराहट बढ़ती चली जा रही है। और सुमित्रा जी, बीजेपी में जैसा आपने कहा कि आरएसएस चाहेगा तो 1 मिनट में, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, उनको शंट कर देगा। और उसने किया है पहले, बलराज मधोक से लेकर और लालकृष्ण आडवाणी तक तमाम ऐसी लंबी फेहरिस्त है कि जिनको 1 मिनट में उसने शंट कर दिया। कल्याण सिंह, उमा भारती सब शंट हो चुके हैं आरएसएस के एक उसमें। तो नरेंद्र मोदी भी देखिए आरएसएस से सीधा पंगा लेने की कोशिश नहीं करते हैं। वो जेपी नड्डा के जरिए कुछ कहलवा देंगे, किसी और के जरिए कुछ कहलवा देंगे, लेकिन सीधा सीधा वो आरएसएस पर हमला करने की कोशिश नहीं करते हैं नरेंद्र मोदी। और इसलिए बचने की वो जानते हैं कि आरएसएस अगर अपनी पे आएगा तो नरेंद्र मोदी को भी 1 मिनट में लालकृष्ण आडवाणी की गत कर देगा नरेंद्र मोदी की। तो देवेंद्र फडणवीस भी टकराहट नहीं लेते हैं। और जो बार चर्चाएं चल रही हैं सुमित्रा जी, वो चर्चाएं यही चल रही हैं कि देवेंद्र फडणवीस भी बीजेपी की पसंद नहीं होंगे। अगर किसी तरीके से सरकार बनती है तो पीयूष गोयल बनाए जाएंगे, चूंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पसंद पीयूष गोयल हैं, तो उनको दिल्ली से भेजा जाएगा कि आप जाके वहाँ मुख्यमंत्री बन जाइए। ये भी चर्चाएं ज़बरदस्त तरीके से चल रही हैं। तो अब क्या है क्या नहीं है तो बाद में मालूम पड़ेगा क्या नहीं है, लेकिन एक तरीके से देखा जाए बीजेपी काम लगा रही है अजीत पवार और एकनाथ शिंदे का, और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार काम लगाना है बीजेपी का। निश्चित तौर पर अजीत पवार के सामने जो संकट है, और जैसा आपने कहा कि उनको जो वोट लेना है, बीजेपी का वोट उनको नहीं मिलेगा और उनका वोट भी बीजेपी को नहीं जाएगा। वोट ट्रांसफर नहीं हो रहा अजीत पवार एनसीपी और बीजेपी का, ये बिल्कुल एकदम सही है। एकनाथ शिंदे और बीजेपी का तो वोट ट्रांसफर हो सकता है सुमित्रा जी, लेकिन अजीत पवार का वोट ना एकनाथ शिंदे को जा सकता है, ना बीजेपी को जा सकता है, ना बीजेपी और एकनाथ शिंदे के समर्थकों का वोट अजीत पवार को जा सकता है। तो अजीत पवार सर्वाधिक संकटग्रस्त हैं। तो अजीत पवार के सामने खुद को साबित करने की चुनौती है। लेकिन अजीत पवार ने जिस तरीके से पिछले दिनों कुछ धमाके किए हैं, वो साफ तौर पर बीजेपी को फंसाने वाले हैं, हर तरीके से ये समझा सकता है। जी, अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, तीनों के तीनों मुश्किल में हैं। और अगर ये संघ अगर ये सोच भी रहा है कि हम देवेंद्र फडणवीस को नहीं, हम पीयूष गोयल को आगे कर लेंगे, लेकिन वो नौबत तो तब आएगी जब महायुति जो है वो जीतने की स्थिति में आएगी। फिलहाल उसके आसार भी नहीं दिख रहे हैं। और जिस तरीके से कांग्रेस इस समय बेहद आक्रामकता के साथ प्रहार कर रही है बीजेपी पर, और उसकी जो रैलियां हैं उसमें जो नेता पहुंच रहे हैं, वो जो बातें कर रहे हैं, उससे एक जबरदस्त माहौल बन रहा है। हमने देखा कि किस तरह से नांदेड़ में जब इन्होंने इमरान प्रतापगढ़ी की सभा हुई तो उसमें जैसी भीड़ उमड़ी, और इमरान मतलब इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे की रैलियों में, चाहे शरद पवार की रैलियों में, इन्हें महागठबंधन के तमाम लोगों की रैलियों में इस समय जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। कल सचिन पायलट ने भी एक कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगे, लेकिन इस दौरान उन्होंने जो प्रहार किए बीजेपी पर, क्या कुछ कहा है सचिन पायलट ने, एक बार उसको सुनते हैं। महाराष्ट्र में एमबीए की हवा चल रही है, मराठवाड़ा में, विदर्भ में, मुंबई में, और मैं आपको दावे से कह सकता हूं 23 तारीख को जब मतगणना होगी तो भारी बहुमत के साथ हमारी सरकार बनेगी। और नसीम भाई एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा उस सरकार के होने जा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये अफवाह फैलाने वाले, लालच देने वाले, डराने वाले, इन सबको सबक सिखाने के लिए मतदान 20 तारीख को होगा। हाथ का निशान हमारी कांग्रेस पार्टी की पहचान है। हम सब मिलकर जाति, धर्म, भाषा, मजहब सब भूलकर कांग्रेस को और एमपी की सरकार बनाए। और वो लोग जो नफरत फैलाना चाहते हैं, जो अमन चैन को भंग करना चाहते हैं, विकास को रोकना चाहते हैं, उन सबको करारा जवाब देने के लिए जैसा लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र के लोगों ने किया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोग के घमंड को चकनाचूर किया है। जो 300, 400, 500 की बात करते थे, आज वो 240 पे अटक गए। कि मेरा निवेदन आपसे, 36 कौम के लोग, चारों धर्म के लोग 20 तारीख को नसीम भाई को जिताकर विधानसभा भेजें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। अमरिंदर जी, यहाँ पर सचिन पायलट ने एक तरफ तो लोकसभा चुनाव के नतीजे याद दिला दिए, दूसरी तरफ जनता को ये कहा कि जो धर्म, जाति और इन सब के नाम पर जो बांटने काटने की बात करते हैं, आप उनको जवाब दीजिए जो डराने की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज अगर आपने गौर की होगी तो पीछे जो पोस्टर लगा हुआ था उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, उद्धव ठाकरे भी हैं, शरद पवार भी हैं, अरविंद केजरीवाल भी हैं।
ये तमाम इंडिया गठबंधन के नेताओं की जो सबकी तस्वीरें हैं, यानी कांग्रेस की रैलियों में, और हम ये भी देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे पहुंच रहे हैं कांग्रेस के नेताओं का प्रचार करने। अभी रेवंत रेड्डी मेरा ख्याल है वो पहुंचे थे इनके आदित्य ठाकरे के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। तो यानी कांग्रेस के नेता शिवसेना का प्रचार कर रहे हैं, शिवसेना के नेता कांग्रेस का, एनसीपी का, ये सब हम देख रहे हैं कि मिलजुल कर महाविकास अघाड़ी जो है इस समय पूरी एकता के साथ लड़ रही है। और इस बीच उद्धव ठाकरे को लेकर फिर से जब ये बातें उठने लगी कि वो राज ठाकरे से दोस्ती कर सकते हैं, यानी फिर से उन दोनों भाइयों में सुलह हो सकती है या वो बीजेपी में जा सकते हैं, तो कल एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि मैं बीजेपी के साथ क्यों जाऊं, उन्होंने मेरी पार्टी तोड़ी, उसे खत्म करने की कोशिश की, मेरे परिवार को बदनाम कर रहे हैं, मेरे बेटे को बदनाम किया, यहाँ तक कि मुझे नकली संतान कहा गया। तो क्या मोदी जी नकली संतान के साथ हाथ मिलाएंगे? ये मेरे पिताजी और माताजी का अपमान है, ये अपमान मोदी जी ने किया है। खैर, उनकी बात मैं आगे नहीं करना चाहता क्योंकि उन्हें तो भगवान ने भेजा है। ये मतलब उद्धव ठाकरे ने एकदम तंज कसा। और इसके अलावा जब अभी उनके हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई तब भी उन्होंने ये कहा कि मेरे भीतर के फोटोग्राफर, मेरे भीतर के पत्रकार को आपने जगा दिया। उद्धव ठाकरे जो हैं इस समय बहुत ही आक्रामक होकर वो कर रहे हैं। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात ये भी कही कि महायुति को सत्ता से बाहर कर भ्रष्टाचार के चलते शिवाजी महाराज की मूर्ति के ढहने का बदला लेने का ये हम आह्वान कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि उनको राजनीतिक रूप से खत्म करने के लिए सभी तरीकों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन शिवसेना को खत्म करने वाला व्यक्ति अभी पैदा नहीं हुआ। ये जो सीधे सीधे बीजेपी को और एकनाथ शिंदे को उन्होंने चुनौती दी, क्योंकि एकनाथ शिंदे भी ये बोल रहे थे और अभी विनोद तावड़े जो एक बीजेपी नेता, उन्होंने भी ये कहा कि ये उद्धव ठाकरे ने सारी राजनीति यहाँ पर खराब की है। यानी अभी भी महाराष्ट्र के लोगों में उनके मन में उद्धव ठाकरे के खिलाफ एक बात भरने की कोशिश जो है बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के नेता जो है वो कर रहे हैं। लेकिन इधर बीजेपी नेता एक जो है उनका ये भी मानना है, जिन्होंने अभी अजित पवार के बारे में कहा था, उनका ये भी मतलब जो भी फैक्ट दिख रहा है वो ये कि जिस तरीके से शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पीठ में छुरा भोंका गया, उसका जो है सहानुभूति, उसकी जो सहानुभूति है वो इस बार मिल सकती है महाविकास अघाड़ी को। क्या कहेंगे ये उद्धव ठाकरे के जो तेवर, अब वो बता रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ अब बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि अगर वो कोशिश भी कर रही होगी कि किसी तरह वो ले ले उद्धव ठाकरे को साथ में, लेकिन अब यहाँ पर बीजेपी के लिए हालत एकदम खराब हो गई है। समिता जी, बीजेपी के लिए हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। उद्धव ठाकरे ने तो साफ कर ही दिया है कि वो नहीं जाएंगे किसी भी हाल में, और जितनी तेज़ी के साथ उन्होंने प्रहार किए नरेंद्र मोदी पर और बीजेपी पर, वो साफ तौर पर जाहिर करते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि चुनाव के बाद समिता जी जो एकनाथ शिंदे हैं वो अपनी घर वापसी ना कर लें, क्योंकि एकनाथ शिंदे को तो मुख्यमंत्री बनना नहीं है किसी भी हाल में, चाहे सरकार बने महायुति की चाहे ना बने। तो एकनाथ शिंदे फिर क्या करेंगे? तो एकनाथ शिंदे घर वापसी कर सकते हैं। चीज़ें ये चल रही हैं, चूँकि बीजेपी भी उनका काम लगा रही है। तो बीजेपी ने जो शर्मिष्ठा जी अपने लोग घुसाए उसने एकनाथ शिंदे की पार्टी में और अजित पवार की पार्टी में, वो घुसाए ही इसीलिए ताकि अगर ये घर वापसी करना चाहें दोनों तो इनको घर वापसी करने से रोका जाए, कि कुछ उसके जीत के आ जाए कि हमारे इतने लोग जीत कर आए हैं, ताकि फिर जो है वो चुनाव चिन्ह वो छीनने की चीज़ें वो सब की हैं। तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। भाई चुनाव चिन्ह पार्टी तो आपने उद्धव ठाकरे और शरद पवार की छीन ली, लेकिन उसका क्या लोकसभा चुनाव पर असर पड़ा? उसका नुकसान तो भाजपा को ही हुआ ना। तो आप अगर बाद में इनके साथ भी करेंगे एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ भी, तो भी उसका फ़ायदा बीजेपी को नहीं होगा। तो बीजेपी वही करेगी शर्मिष्ठा जी एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ जो उसने उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ किया था। और इससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी ये समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इनके साथ वही करेगी जो उसने उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ किया। तो इसलिए निश्चित तौर पे महायुति एकजुट नहीं है, और महायुति की अंदर की दरारें जो हैं वही उसके लिए काम करने के लिए काफ़ी हैं। और इंडिया गठबंधन बिल्कुल एकजुट नज़र आ रहा है। सारे दल जो हैं इंडिया गठबंधन के वो एक दूसरे के लिए मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, उनकी संयुक्त सभाएं हो रही हैं। ये नहीं देखा जा रहा किस दल का प्रत्याशी है, वो इंडिया महागठबंधन का प्रत्याशी है। और शर्मिष्ठा जी जो तीनों दलों की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उद्धव ठाकरे और शरद पवार मौजूद थे, उसमें साफ कहा गया कि किसी भी पार्टी का प्रत्याशी नहीं है, वो महाविकास अघाड़ी का प्रत्याशी है, चाहे सिंबल उसके पास कोई भी हो।
और इसीलिए जो भी बागी प्रत्याशी खड़े हुए थे उनको निकाल के, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे कांग्रेस हो, तीनों दलों ने उनको निकाल के बाहर किया कि आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। अगर आप हमारे पार्टी का नाम लेकर चुनाव लड़ेंगे तो आपको महाविकास अघाड़ी के प्रत्याशी को ही समर्थन करना पड़ेगा। ये साफ तौर पर कर दिया गया, जबकि महायुति के साथ इस तरह की कोई चीज़ नजर नहीं आती है। शर्मिष्ठा जी, महायुति जो बटेंगे और कटेंगे का नारा जो दे रही है वो असल में उसकी शिकार वो खुद है, बट चुकी है, कटने की हालत में आ रही है। और हरियाणा चुनाव को अगर वो मिसाल बनाती तो वो यहाँ ये याद रखने की जरूरत है कि हरियाणा में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी थी और हार के पीछे बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स काम कर रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी या इंडिया गठबंधन बिल्कुल एक साथ है। और इस बीच केसी वेणुगोपाल जो है, अंग्रेजी में उनका बयान है लेकिन आसान भाषा में उन्होंने जो भी कुछ कहा है सुन लेते हैं, क्योंकि केसी वेणुगोपाल ने भी यहाँ पर महाविकास अघाड़ी की जीत की बड़ी बात कही है। क्या कुछ कहा है केसी वेणुगोपाल ने, उसको सुनते हैं। बिल्कुल पूरा तैयार हो गया। Preparation is going on well. Our entire leadership is there in Maharashtra on election preparations and election campaign preparations. Certainly, Mahavikas Aghadi has a clear-cut chance in Maharashtra. State governments. Sir, the Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has also made an attack upon the Congress president, saying that his house was being burned by the Razakars, but he is silent because the Congress party believes in appeasement politics. That's why he is not. Congress party is believing love and affection, not hatred. Congress party's policy and ideology is very clear. We need to love each other. We are not being an instrumental to spread the violence and spread the hatred. Congress president always, even though he talked about his personal experience years ago, he is not bending upon that. He is totally for communal harmony and love and affection about the community. But BJP, Yogi Adityanath, only one agenda: to divide the people, to create hate against among the people, spread the violence, spread the hate. This is the only one agenda. They are not believing governance. They are not believing government policies for poor people. They are only believing to divide the people on communal lines and take the votes. That is why this type of argument. Our philosophy is totally different. Our people, you know that. मोहब्बत का दुखन खोलने के लिए हमारा क्लियर आइडियोलॉजी उसी तरफ है। मोहब्बत की दुकान की बात यहाँ केसी वेणुगोपाल कर रहे हैं और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का नाम उन्होंने लिया कि उनको प्रशासन से मतलब नहीं है, वो केवल नफरत फैलाना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस जो है वो प्यार और भाईचारे में यकीन रखती है। और मल्लिकार्जुन खड़गे पर जिस तरह योगी जी ने निजाम का वो नाम लेते गए कि भाई उन लोगों ने आपके घर को जलाया तो आप उनसे बदला लीजिए और हमारे बारे में छोड़िए, तो आज उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे उनका एक बड़ा जवाब और काफी नपा तुला और संतुलित जवाब आया। उन्होंने साफ साफ अंग्रेजी में लिखा है, लेकिन उन्होंने ये लिखा कि ठीक है उनके परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो 6 या 9 बार एमएलए रहे, फिर 2 बार वो लोकसभा सांसद, 1 बार राज्यसभा सांसद और मंत्री, और इस समय कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने हुए हैं। और जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने जितनी सब चीजें, ये उपलब्धियां जो हासिल की, उसमें उन्होंने कभी भी उनके परिवार के साथ जो त्रासदी घटी उसका जिक्र नहीं किया, उसको कभी भी भुलाने की कोशिश नहीं की, उस पर कभी वो रोए नहीं कि मेरे साथ ये हुआ इसलिए आप मुझे वोट दो। वो जनता के लिए काम करते रहे। और जिस तरीके से आप लोग, यानी उन्होंने योगी आदित्यनाथ के लिए कहा कि आप लोग जो दलित और अनटचेबल ये जो सवर्ण मानसिकता ने बना दिया है हिंदू धर्म में, उसके खिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो बात करते रहे और इसीलिए संविधान को बचाना और संविधान के रास्ते पर देश को ले जाना ये उनकी कोशिश है। ये पूरा जवाब प्रियांक खड़गे ने दे दिया है। इधर केसी वेणुगोपाल ने भी ये जो बड़ी बात कह दी है योगी को लेकर, बीजेपी को लेकर, और उसके अलावा उन्होंने वो जो कहा कि हम यहाँ पर क्लियर जो एमबीए जो है हम सब एकजुट है और हम क्लियर मेजोरिटी हमको मिलने जा रही है। और इधर कांग्रेस का एक आंतरिक सर्वेक्षण आया है जिसमें 288 विधानसभा सीटों में 150 से अधिक सीटें जीतने की जो बात है वो सामने आई है। और उसमें ये जो कारण जो है कि इतनी सीटें क्यों मिलेंगी, उसमें 2 महत्वपूर्ण कारण है कि एक तो स्थानीय हितों को तरजीह देना, जैसा राहुल गांधी लगातार किसानों की बात कर रहे हैं, महिलाओं की, रोजगार की बात कर रहे हैं, वो सब जो कांग्रेस पार्टी और महाविकास अघाड़ी। और दूसरा जो है एक बड़ा मुद्दा की मतलब कि ये गुजरात मॉडल जो महाराष्ट्र में थोपने की कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ जो आवाज उठाई है खास तौर पर उद्धव ठाकरे जैसे नेताओं ने,
ये जो दो कारण है ये महत्वपूर्ण कारण है। क्या कहेंगे अमलेंदु जी, ये कांग्रेस का सर्वेक्षण आपको कितना यकीन के करीब दिख रहा है? क्योंकि इस बीच और भी ऐसे ओपिनियन पोल आए, एक के बारे में तो आपके सांसद संजय सिंह उन्होंने खुलासा भी किया था कि मैं जितनी सीटों पर लड़ नहीं रही उससे ज्यादा सीटें उसको जीतता हुआ बताया जा रहा है। मतलब फर्जी ओपिनियन पोल्स ये सब आने भी शुरू हो गए थे। लेकिन कांग्रेस का ये आंतरिक सर्वेक्षण है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए सर, कांग्रेस का जो आंतरिक सर्वेक्षण है उसने भी किसी एजेंसी से निश्चित तौर पे करवाया होगा, चूँकि आंतरिक सर्वेक्षण भी किसी एजेंसी से होंगे, जनता की राय कुछ ली गई होगी, तो मुझे लगता है वो काफ़ी सत्यता के नज़दीक दिखाई पड़ता है। बाकी जो आ रहे हैं सर्वे उस पर तो जैसे संजय सिंह ने कहा कि भाई अजीत पवार की पार्टी लड़ रही है 2 सीटों पे, उसको जीतता हुआ दिखाया जा रहा है 5 से 6। शरद पवार की पार्टी लड़ रही है 2 सीटों पे, बताया जा रहा है कि ये 3 से 4 जीत सकते हैं। तो भाई जितने पे लड़ नहीं रहे उससे यार तो आप जिता दे रहे हैं। वो तो गनीमत ये है समिता जी, इन सर्वे जो है ये सर्वे करने वाले, इन्होंने 288 में से जो 388 सीटें बीजेपी को नहीं दे दी। वरना ये कमाल भी कर सकते हैं, ये 400 पार करने वाले जो हैं ये भी कर सकते हैं कि सर्वे में कि 288 सीटों पे चुनाव हो रहा है, 388 बीजेपी को जिता दें। बीजेपी लड़ भले ही 149 पे रही हो या 148 पे लड़ रही हो, तो ये कर सकते हैं। बहरहाल सर्वे अपनी अपनी जगह होते हैं समिता जी, और पार्टियां भी जो आंतरिक सर्वे कराती हैं तो वो इसीलिए कराती हैं कि कहाँ कोई कमी है तो उस कमी को किस तरीके से दूर किया जा सके, ये मालूम पड़ जाए, और कहाँ जो आगे बढ़ रहे हैं तो वहाँ मजबूती और दी जाए। तो इसके लिए आंतरिक सर्वे कराए जाते हैं, इसलिए नहीं कराए जाते हैं कि साहब अब सरकार हमारी बनने जा रही है अब खुश हो जाए। अगर सरकार बनने भी जा रही है तब भी ये ध्यान रखा जाता है कि जिन सीटों पर हम कमज़ोर हैं उन पर और ज़्यादा ध्यान दिया जाए, उसको मजबूत किया जाए, और जिन पर मजबूत है उस मजबूती को बनाए रखने के लिए वहाँ क्या संसाधन झोंके जा सकते हैं, वहाँ क्या रणनीति अपनाई जा सकती है, इस पर काम किया जाए। तो कांग्रेस का जो इस समय आंतरिक सर्वेक्षण आया है, जाहिर सी बात है कि वो पूरे महागठबंधन की तरफ से एक तरीके से कहा जाए वो उसके लिए बूस्टर का काम करेगा कि मामला उनके पक्ष में है और डटे रहना है मैदान में। सबसे बड़ी बात यह है समिता जी। कांग्रेस मैदान में डटी हुई है, इंडिया गठबंधन मैदान में डटा हुआ है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार ये दोनों भी तमाम चोटें लगने के बावजूद मैदान में डटे हुए हैं, क्योंकि इन दोनों नेताओं ने बता दिया कि बीजेपी ने उनके साथ जो गलत किया, अब उस जो गलत किया है उस नाइंसाफी का जवाब वो न देंगे, जनता देगी। ये बात जो है वो जनता के बीच ले जा चुके हैं और इसका असर भी दिखने लगा है। तभी मोदी हो या योगी हो, इनको अलग अलग किस्म के नारे महाराष्ट्र में लगाने की जरूरत पड़ी, लेकिन मोदी ने कहा एक है सेफ है, योगी ने कहा बटोगे तो कटोगे, और इन दोनों नारों के खिलाफ ही अब बीजेपी में, एनसीपी में और ये महायुति में एक तरह से इसके खिलाफ ही माहौल बनना शुरू हो गया है। तो मोदी और योगी को महाराष्ट्र में इस समय बड़ी चोट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। बाकी चीजें तो अभी 20 तारीख को जो वोटिंग होगी और 23 को जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा कि इस चोट का असर कितना गहरा हुआ है। तो अमलेंदु जी, आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।